हम लोग वक्रता त्रिज्या अब क्या देखने वाले हैं बच्चों। अगला टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? थकना नहीं है बच्चों। चलिए वह दर्पण की हेडिंग डालिएगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या लिखेंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। बस ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं ना, फिर आपको कुछ फिर से एक सुनाने वाले हैं, कुछ आपको सुनाएंगे। ये देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं तब। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। आइए क्या होता है सर, देखिए आप समझिएगा। यहाँ अच्छे से एक फिगर बना दें। देखिए ये क्या है? ये बच्चों अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं, दिख रहा है? देखिए ये क्या है? ये तो सर आपने बताया है कि ध्रुव है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, बता चुके हैं। फिर यहाँ आप क्या बताए हैं सर? यहाँ आप बताए हैं फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। अब इसके बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? दर्पण का वो एक भाग जिसका क्या होता है? केंद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो फिर अब कल हमने ये भी बताया था कि यहाँ से लेकर के और ये ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। सही है, संबंध बता रहे हैं, उससे पहले यहाँ समझा रहे हैं। जब आप ये बताइए कि जब यहाँ से यहाँ तक ये एफ है, ये तो वक्रता केंद्र हो गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब ये वक्रता केंद्र हो गया तो यहाँ से यहाँ तक दूरी r हो गया। इसका मतलब ये यहाँ तो बीचों बीच है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा इतना तो आगे भी होगा, क्योंकि ये केंद्र होता है। मतलब इसके दो भाग होंगे। केंद्र मतलब क्या होगा? जैसे हमने वृत्त बनाया, समझिए जैसे वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र O मान लिए। अब यहाँ से सभी दूरियां क्या हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। इसका मतलब ये केंद्र है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो एक एफ इतना और एक एफ इतना। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो r बराबर किसके है? f प्लस f। तो r बराबर 2f आया। अभी तक आप बहुत याद करते थे, r बराबर 2f यहीं से आता है। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। f बराबर r/2, r बराबर 2f, f बराबर r/2। सिंपल तो है, कितना आसान है। आ गया ना? चलिए तो लिख लीजिए, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, लिखेंगे जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? आधी नहीं, आधी कैसे लिखा जाएगा? सही है, आधी होती है। देख लीजिएगा थोड़ा सा, आधी होती है। क्या लिखे हैं? आधी होती है। ये समझ में आया ना? तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब सर आप यही तो बोल रहे हैं, r बराबर 2f बोल रहे हैं ना? तो सर यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? r/2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दें। ये देखिएगा, जहाँ f क्या है? जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी, और r क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अभी इस पर सवाल कराने वाले हैं। एक सवाल आता है दोस्तों, एक सवाल आता है बच्चों, एक सवाल आता है, एक सवाल अभी कराएंगे। r क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल ऑफ लेंथ मतलब दर्पण की फोकस दूरी। ये P से लेकर यहाँ तक f बोलेंगे, कल बताया था हमने। ये
ये इससे पहले साथ बता चुके हैं, अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी इसको नहीं पढ़ाए हैं, इसको हम लोग आज ही पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फोकस। हम लोग अभी विद्युत पढ़े हैं, अभी ये नहीं पढ़ी, हम लोगों को शुरुआत से चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिर से फोकस दूरी। तो एफ और एफ मिलके क्या हो गया, 2f हो गया। तो यही तो है, यही तो हमारा हो गया, r बराबर 2f, f बराबर r/2। f क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, तो ये f हो गया, और ये r बराबर वक्रता त्रिज्या हो गया। ये दोनों खत्म हो गए। आया समझ में? ठीक है, ये इतना हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आगे चलेंगे, नोट करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फोकस दूरी बराबर, आप इसको हिंदी में लिखवा देंगे, आप लिख लीजिए। अच्छा, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी। ये तो फिर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इस पे न्यूमेरिकल हर साल आपके पेपर में आता है, बोर्ड में, इस साल भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो आना 100% फिक्स है, जरूर आएगा, इस साल भी आएगा। सही है, मज़ा आ रहा है? चलिए चलते चलिए, ठीक है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अच्छे सब कुछ करते चलना है। अब देखिए समतल दर्पण की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, अभी हाफ ईयरली में भी आया था, हर साल आता है, प्री बोर्ड में भी आएगा, 100% आएगा। इतना नोट करिए, फिर हम लोग कुछ आपको बताते हैं। समतल दर्पण को ऐसे गोले का भाग मान सकते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बोलिए बोलिए बोलिए, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। लिख लीजिए, नोट डाल के लिखेंगे, समतल दर्पण को एक ऐसे गोले का भाग मान सकते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, ये सब कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, ये 12 घंटे की क्लास में कुछ नहीं छूटेगा, ये आपसे शुरू में बोल चुके हैं, बस आपको अच्छे से देखते चलना है बस, ठीक है। तो समतल दर्पण को एक ऐसे गोले का भाग मान सकते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, अतः, ये पूछा गया था आपका अर्धवार्षिक में, लिख रहे हैं, अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, बोलिए बोलिए, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। पूछा गया था ना, हाफ ईयरली में पूछा गया था, समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन मिलेंगे, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। इसको रफ कर दें, आइए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। बार बार बोलना है, अनंत होती है। ये ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव क्या होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब न भूलना है, अब नहीं भूलना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण को एक ऐसे गोले का भाग मान लेते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, लिखिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों इस पे सवाल एक देखते हैं। एक सवाल दिया है, लिखिएगा, लिख लिया यहाँ तक, आगे चलें। चलिए, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। क्या बताना है, फोकस दूरी। बोलिए कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या बोलते हैं सर, वक्रता त्रिज्या मतलब सर अभी तो आपने बताया आर बोलते हैं, तो आर मतलब कितना दिया है, 30 दिया है। निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो फार्मूला एफ बराबर आर बटे 2।
ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं r बराबर f बटे 2 होगा, f बराबर r बटे 2, क्या फ़र्क पड़ता है बताया। तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा c, यहाँ से यहाँ तक 1 f, यहाँ से यहाँ तक 2 f, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है r होता है, तो r बराबर 2f, तो f बराबर r/2। खत्म, आया समझ में ना। ये है बड़ा आसान सा, इसमें कुछ नहीं करना है। एक f केंद्र में है तो 2f बराबर r, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया। इसमें आगे देखिए, ये हो जाएगा, मान रख दीजिए। f का मान कितना दिया है, नहीं दिया है। r का मान 30 बटे 2, काट देंगे कई सेंटीमीटर, 15। खत्म, उत्तर। इतना आसान, बहुत सिंपल, बहुत सरल। ये बराबर कई सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहा है ना। सवाल से डर तो नहीं लगता सर, नहीं पता नहीं चलता क्या दिया है कैसे करना, अब तो पता चल रहा है ना। ये हो गया। आइए आगे देते हैं। अब यहाँ बात करते हैं, अब कुछ भी वैल्यू दिया है, मान लीजिए अगर चलिए हम एक करते हैं, मान लीजिए फोकस दूरी दे दिया जाए, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, बोला गया वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2f, ये क्वेश्चन मार्क है, r बराबर 2f, तो 2f का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। बहुत सिंपल इस पे क्वेश्चन आते हैं, अभी इस पे आप लोग कर लीजिएगा। ये है बस, आर दो ही चीज़ तो हैं, एक r एक f दिया रहेगा, r पूछेगा, r दिया रहेगा, f पूछेगा, f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, r बराबर 2f, सिंपल सा है। आगे चलें, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल आ रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। जिस चीज़ को आपको इंतजार था वो आने वाला है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए हेडिंग बनाइएगा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, प्रतिबिंब खींचने के नियम। ठीक है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। कुछ लाइनें सुनाएं आपको, सोच रहे हैं कुछ लाइनें सुना दें, बोले। ऊंचे ख्वाबों के लिए क्या करना पड़ता है, दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। चलिए अभी सुनाते हैं, इसको देख लीजिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। कितने नियम है इसमें तो सबसे पहले 2 नियम पढ़ेंगे। एक बच्चों अवतल दर्पण का पढ़ेंगे, एक उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। पहले एक बार हम लोग ना 3 नियम देख लेते हैं, कैसे कैसे इसके नियम, बहुत समस्याएं आती है बच्चों को। तो पहले आपको थोड़ा सा कुछ लाइनें बता देते हैं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। बच्चों क्या होता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसे ही नहीं कि बस हमारा 90 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, काफ़ी मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मेहनत सब आप इतना ज़्यादा मेहनत करिए ना कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतना खामोशी से करिए, इस तरह से करिए कि जिस दिन रिजल्ट आए हर लोग अपने आप जान जाए, आपको बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आपको अपना वो नहीं होना है कि नहीं बस जा रहा है, आपको कंटिन्यू देखिए पूरा, आपको ये एक टॉपिक पूरा एकदम अच्छे से जब तक बैठिए कंप्लीट करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। चलिए देखते आगे चलते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या हो जाएगा दर्पण द्वारा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, इसके सारे नियम पढ़ते हैं। इसके मुख्य 3 नियम है, यहाँ आप लिखेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के मुख्य 3 नियम हैं। कितने नियम हैं, 3 नियम। चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम है। पहला नियम ये हो गया अवतल दर्पण, दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे, दोनों साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखिएगा, सब आपको पता ही है, कुछ तो बताना है नहीं। ये क्या है, ये P है, ये क्या है, F है, ये क्या है, C है। पहला नियम सुनिएगा ध्यान से, ये अगर तीनों समझ लिए तो फिर खींचने के नियम में कुछ नहीं रखा है, मेन यही 3 आपको समझना है। अब अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी ऐसे,
तो हमेशा जब भी बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, पहला नियम, हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस से ही वापस जाएगी। नियम खत्म। कितना आसान है, सोचिए। आपको कितना डर लगता है, सर सब कुछ आता है, किरण आरेख ही बनाना नहीं आता। अब देखिए अब कैसे नहीं आएगा, आज के बाद कोई समस्या ही नहीं होगी, आज क्लियर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। नियम खत्म। यही तो नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तन होगा ना। परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये नियम है हमारा पहला नियम। समझ पा रहे हैं ना। बस हमेशा क्या सर, ये हमेशा होगा? बिल्कुल बच्चों, हमेशा होगा। जब कभी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी, हमेशा फोकस से, हमेशा ही फोकस से होकर जाएगी और कहीं से नहीं जा सकती। अभी किरण आरेख खींचेंगे ना, आप दिखाइएगा, अगर नहीं जाएगी तो फिर आप बताइएगा। हमेशा जाएगी, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर जानी चाहिए, तो हमेशा फोकस से जाएगी। तो सर इसका अवतल दर्पण भी बता दीजिए। आइए आपको उत्तल दर्पण भी बताइए। ये तो अवतल हो गया। उत्तल दर्पण में भी वही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी। ऐसे गई, ये इधर से निकल गई। लेकिन उत्तल दर्पण बच्चों आभास होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमें जाता हुआ दिखेगा। ये यहाँ भी तो फोकस है। उत्तल दर्पण में U केवल बाईं तरफ होता है, किसके, ध्रुव के। बाकी सारी चीजें कहाँ होती हैं, दाहिनी तरफ। अभी जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, ये बहुत काम में आएगा, बहुत अच्छे से काम में आने वाला है। बच्चों को बहुत समस्या होती है साइन कन्वेंशन में, कहाँ माइनस लगाएं, कहाँ प्लस लगाएं, कहाँ क्या लिखें। सर सवाल तो आता नहीं, इतना ज़्यादा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बच्चों एक ही फार्मूला तो है। कक्षा 10 जैसा आसान सब्जेक्ट कोई क्लास में आपको नहीं मिला था, न मिलेगा। सोचिए, एक फार्मूले से पूरी चैप्टर की सवालें खत्म हो जाती हैं। बाकी क्लास में तो इतने फार्मूले, एक चैप्टर में ही 20 फार्मूले मिलते हैं और यहाँ 20 सवाल पर एक फार्मूले मिलते हैं। इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है, बताइए। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हम लोग जब प्रतिबिंब खींचने का नियम पढ़ेंगे तो दिखाएंगे आपको। उत्तल दर्पण में केवल वस्तु बस इधर रखी है बाईं तरफ, बस बाकी सब कुछ दाहिने तरफ। सब कुछ मतलब 3 ही तो होता है, एक होता है V, एक होता है U, एक होता है F। अभी पढ़ने वाले हैं। आइए, तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगी और जाने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। और भाई आगे तो जा नहीं सकती क्योंकि पालिश है, तो ये फिर से क्या होगा, लौट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और जाने के बाद लौट जाएगी। लेकिन जब उसका आभासी ऐसा लगेगा, क्योंकि फोकस इधर है कि किरण आती हुई प्रतीत हो रही है केवल, इसलिए हमारा ये अवतल दर्पण हो गया। आया समझ में। पहला नंबर लिखेंगे, जल्दी से लिखिए मेरे साथ। नियम नंबर 1 डालिए, मुख्य अक्ष के समांतर, लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। फिर इसमें उत्तल दर्पण में आप इसको साथ में भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा ब्रैकेट में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण तथा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में उत्तल दर्पण। आसान है ना। आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं और आप चाहें तो एक में लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। समझ में आया। तो ये क्या होगा, प्रतीत, ये हमें रियल में जाती हुई दिखती है और ये केवल जाती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों, पहला नियम खत्म हो गया। चलते हैं नियम नंबर 2 पर, इसको जल्दी से नोट करिए। नियम नंबर 2 पर चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या है, क्या कहता है नियम नंबर 2, देखिएगा। बनाते हैं नियम नंबर 2। ये भी बहुत आसान है, कुछ तो कठिन नहीं है, इतने आसान चैप्टर हैं, क्या समस्या है। चलिए अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, वही होगा जो खुदा चाहेगा। अब क्या है, ये F हो गया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण। अब तो बदल गया, जब कभी मुख्य फोकस से होकर कोई किरण जाएगी क्या होगा, परावर्तन होगा। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आया
समझ में आया ना। पहला क्या था सर, 3 ही नियम बताए हैं। बोले सर आप 3 ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं है। पहला था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती थी। अब यहाँ उल्टा है, अब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किरण जिधर से आ रही है ध्यान दीजिएगा, ये है। तो फिर इसका उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, यही चीज है, ऐसे आएगी, ये आ गई और आने के बाद परावर्तन हुआ, ये ऐसे निकल गई। कुछ दिखा ना, ऐसे क्या हो गया, निकल गया, ये ऐसे आते हुए दिखेगा, ये है। सही है, कितना आसान है बताइए। क्या कुछ आपको टेंशन लेना पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से होता चला जा रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या हुआ, जब आपका मुख्य फोकस से होकर आने वाले, लिखे हैं, बोले, चलिए लिखिए। दूसरा नियम नंबर 2, मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पे मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण यही है, इसमें आती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती है, बाकी कोई फर्क नहीं। बस जब उत्तल की बात करेंगे ना बच्चों, केवल प्रतीत मतलब आभास होता है, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और इसमें वास्तविक बनता है। अवतल में वास्तविक बनता है, मतलब हमको आता हुआ दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है, केवल ऐसा फील हो रहा है, आभास हो रहा है कि ऐसा भी हो रहा है। क्लियर। चलिए तीसरा नियम, इसको नोट करिए। तीसरा नियम चलते हैं, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 इसी में बनाते हैं। नियम नंबर 3 ये है। अब नियम नंबर 3 क्या है, वो भी सेम इसी तरह है। एक तो और बचा है, कौन सा, वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया, फोकस। जब कोई प्रकाश किरण क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये ऐसे और ऐसे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगा, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और किसी माध्यम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आया समझ में ना। तो तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन, लिखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। बच्चों क्या होता है, पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो उत्तल में क्या हो जाएगा, यही चीज तो उत्तल में भी है, ऐसे आएगी और आने के बाद ये ऐसे दिखेगा, ये है, ये वक्रता केंद्र है, और ये फिर से क्या होगी, लौट जाएगी। सही है, यह नीला नहीं है, कुछ आ रहा है, ये यहाँ, अब फोकस यहाँ हो जाएगा, फोकस यहाँ है, फोकस यहाँ है, ये ऐसे है। बनाइए जल्दी से, जनाइए, फिर हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सुनाते हैं अभी, पहले इसको देखिए। ये देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, हो गया ना, मुख्य अक्ष के क्या बोले हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और इसमें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। तीनों के एक बार रिवीजन करें। पहला नियम सुनिएगा, पहला नियम ये था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाती थी। दूसरा नियम क्या था, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। तीसरा नियम क्या था, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य और परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती थी। तीनों नियम आपके सामने हैं, ये देखिए, सेम ऐसे उत्तल में भी, ऐसे अवतल में भी है। आया समझ में ना। ये 3 नियम क्लियर हो गए। अब 3 नियम क्लियर हो गए तो अब हम लोग अवतल और उत्तल की बात करेंगे। अब उसमें टाइम लगने वाला नहीं है, अब तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं, ये 3 हो गया ना। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो हमेशा फोकस से लौटेगी, अभी देखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। और जब मुख्य फोकस से जाएगी तो हमेशा इसके समांतर हो जाएगी। जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही लौटेगी, इसके अलावा कुछ तो है ही नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, कौन सा, प्रतिबिंब खींचने के नियम। हेडिंग डालेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो अवतल दर्पण में क्या होगा,
अवतल दर्पण में ये है, 1 मिनट, चलिए हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण द्वारा, यहाँ लिख लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। पहले इसको एक बार हम लोग समझते हैं कैसे कैसे अवतल द्वारा प्रतिबिंब खींचा जाता है, फिर हम लोग समझने के बाद फिर हम लोग एक एक को बनाएंगे। 6 इसकी कंडीशन है। अवतल दर्पण में 6 स्थिति है, एक जरूर 4 नंबर में आएगा, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आप जब पेपर दे के आएंगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक आएगा, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रतिबिंब खींचने के नियम। अभी थकना नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 1.5 और कितना हुआ, 1.5-2 घंटे हुआ बस, अभी लमसम ज़्यादा नहीं हुआ। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत, अभी तो हम लोगों को 10 घंटे चलना है, अभी तो बहुत लंबा होने वाला है। चलिए पहला नियम समझिएगा, ये आपका कौन सा दर्पण है, ये आपका, पहले हम लोग 6 कंडीशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे एक एक को अच्छे से डिटेल से पढ़ने के लिए। पहला नियम समझिए, जब देखिए इसमें 6 कंडीशन होगा, एक देखिए सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और C के बाद सीधे क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। पहला कंडीशन यही होता है कि जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत पे। अब अनंत से आगे तो कुछ हो नहीं सकता, अनंत मतलब जहां हमको न दिख रहा हो, जिस बिंदु तक हमको न दिख रहा हो उसे क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। अब उसके बाद तो पता नहीं क्या, हमको खुद नहीं पता, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ सबसे पहले फोकस मिलता है। जब यहाँ से चलते हैं तो क्या मिलता है, फोकस। इसका मतलब पहला कंडीशन बच्चों कि जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होगी, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी, तो हम आपको दिखाते हैं, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी ना, तो ये पहला कंडीशन है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बच्चों फोकस पर बनेगा। कंडीशन 1 समझिएगा ध्यान से, कंडीशन 1, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब दूसरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, दिखाते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा कंडीशन नंबर 2, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बच्चों प्रतिबिंब आपका बनेगा फोकस और इसके बीच में। कंडीशन नंबर 2 देखते रहिएगा, जब प्रतिबिंब अनंत, जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब आपका फोकस पे बनेगा, क्योंकि सबसे अंतिम में अनंत और सबसे पहले फोकस। तो जब प्रतिबिंब सबसे अंतिम में होगा तो हम, वस्तु अंतिम में होगा तो प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। क्लियर। दूसरा, जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगी वस्तु तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। लेकिन ये अब जो बताने जा रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण 2022 के पेपर में आया हुआ है। क्या है सुनिएगा, तीसरा कंडीशन कि जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, बच्चों एक यही मात्र ऐसा कंडीशन है, तीसरा नंबर, जब वस्तु बराबर बनती है। क्यों, क्योंकि ये वक्रता केंद्र पे है, इसका मतलब बीचों बीच है, तो जब बीचों बीच होगा तो प्रतिबिंब भी आपका यही बनेगा। कहाँ बनेगा, यही बनेगा। यही एक ऐसी कंडीशन है जब प्रतिबिंब आपका बराबर बनता है, बराबर, क्योंकि वक्रता केंद्र, केंद्र मतलब बराबर। तो जब प्रतिबिंब, तीसरी कंडीशन है, जब प्रतिबिंब कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। 3 कंडीशन समझ में आया। चौथा देखिएगा, चौथा कंडीशन यह है कि जब आपकी वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच में होगा। ये बच्चों चौथा कंडीशन है। अब एक चीज देखिए, जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ध्रुव के पास जाती जा रही है, प्रतिबिंब वैसे वैसे दूर होता जा रहा है। बोल रहा है तुम आगे आ रहे हो तो हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो दूर जा रहा है, वो पास आ रहा है। मतलब दिख रहा है ना, ये इसके पास में आ रहा है, किसके, ध्रुव के। तो ये जो प्रतिबिंब है ना, ध्रुव के दूर जा रहा है, वो पास आ रहा है, वो दूर जा रहा है। इसका मतलब दूर और पास का सिद्धांत लग रहा है। ये देखिए, पहले कंडीशन तो यहां थी, तो ये इससे बहुत दूरी पर था, अब ये इसके पास जा रहा है तो ये कह रहा है दूर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। जिस बिंदु पर मिलते हैं वक्रता केंद्र है, इसीलिए उस बिंदु पर क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब छोटा बड़ा नहीं होता है, अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, सब पढ़ेंगे।
तो देखिएगा, ये देखिए जब यहाँ रखा था तो ये यहाँ पर बना था, जब प्रतिबिंब यहाँ रख दिया गया, वस्तु यहाँ रखा तो प्रतिबिंब यहाँ, जब तीसरे कंडीशन पर दोनों बराबर। अब ये क्या हो गया, हल्का छोटा होता जा रहा है, पास हो रहा है, तो ये इससे बड़ा होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। अब अंतिम कंडीशन बच्चों एक और बचती है, ये आपका ये 5वां हो गया, ये आपका 5वां हो जाता है। अब जब ये 5वां हो गया तो अब ये कहाँ बनेगा, अब ये बच्चों बनेगा यहाँ बनेगा। इसका मतलब अब ये कौन सा कंडीशन हो गया, 1 2 3, ये भी चौथा है, तो जब ये यहाँ रखा जाएगा तो ये यहाँ बनेगा, ये बच्चों चौथा है। ये जब यहाँ रखा जाएगा C और F के बीच में तो ये यहाँ बनेगा, ये चौथा है, ये चौथा है, समझिएगा। अब 5वां कंडीशन, जब वस्तु फोकस पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें आप समझ गए होंगे, कोरिलेट करिएगा आप समझ जाएंगे। क्या बताए कि जब वस्तु कहाँ रखी रहती थी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पे। अब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। सेम अपोजिट, जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब आपका वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पे। 5 हुए। अंतिम और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, इस साल के पेपर में आप लिख के ले लीजिए, जरूर आएगा 2023 में, जो बताने जा रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें बदल जाता है, सारे इसके गुण ही बदल जाते हैं। अभी तक तो वास्तविक था, अभी तक तो उल्टा तो था, लेकिन अब न वास्तविक होगा न उल्टा होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिएगा, क्योंकि अब आपका जो वस्तु है ना, ये F और P के बीच में रखी जाएगी। अब इसके बीच में रखी जाएगी तो अब तो सामने कुछ है ही नहीं। अब सर अनंत के आगे तो आपने बताया कुछ नहीं होता, अब भी तो हम बता रहे हैं कुछ नहीं होता है। फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अब लेंस के उस तरफ चला जाएगा, अब उस पार बनेगा और यहाँ बनेगा। ये आपका 6वां कंडीशन है। इसका मतलब अब सर उल्टा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जो चीज़ें पीछे बनता है ना, वो हमें सिर्फ आभास होता है, रियल में नहीं दिखता है। ऐसा लगेगा कि शायद वहाँ पे बन रहा है, इसीलिए जो 6वां कंडीशन है ना, ये अंतिम में आपको बनना पड़ेगा, ये यहाँ बनेगा और अब सब कुछ बदल जाएगा। अभी तक तो वास्तविक होता था, अब आभासी होता था। अभी तक तो उल्टा होता था, अब सीधा होगा। समझ रहे हैं ना। अभी तक तो छोटा होता था, अब बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सब इसके कंडीशन बदल गए। यही बच्चों सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको एक बार पूरा रफली आइडिया हो गया होगा कैसे कैसे इसका क्या क्या अच्छा कंडीशन बनती है। समझ गए ना। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, अनंत से करेंगे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी रहेगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होगा तो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। जब आपका वस्तु फोकस पर होगा तो आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब आपका वस्तु फोकस और पी के ध्रुव के बीच में होगा तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और वास्तविक नहीं बनेगा। अब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना। ये ऐसी कंडीशन होती है। आइए हम लोग डिटेल से पढ़ें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक एक कंडीशन को, मेरे साथ आइए शुरू करेंगे। बच्चों देखिए, आपको जो बता रहे थे कि थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, तब आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो सुनेंगे, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को बर्फ निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखें और थोड़ा और जोर लगाते हैं। किस्मत को जंग लगे हुए किस्मत में बदलने में वक्त लगता है। किस्मत में जो जंग लगा है ना, उसका दरवाज़ा खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आया कुछ समझ में ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बस थोड़ा सा मतलब मेहनत करते रहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, सारी चीज़ें बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पढ़ाई ही है, ये कौन सी बड़ी भारी चीज़ है। इसको तो बस पढ़ते ही चलना है। छोटा छोटा गोल बनाना है, पूरा नहीं सोचना है कितना करेंगे ये करेंगे, छोटी छोटी अपना टारगेट बनाना है और रोज़ उसको पूरा करने के लिए पूरा अपना ताकत जी जान लगा देना है। एक दिन आप ही देखेंगे इतना बड़ा सा महल बन के तैयार हो जाएगा। एक एक ईंट तो जोड़िए, शुरू तो करिए। शुरुआत अगर आपने कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जब हमने शुरुआत किया था, छोटे शुरुआत किया था, थोड़ी नहीं पता था आप सबका इतना प्यार मिलेगा। धीरे धीरे मिलता गया। देखिए आज जो समय आ गया, जो हाँ से वादा किए थे 12 घंटे पढ़ाएंगे, ये चल रहा है। 12 घंटे हम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 घंटे हुए, 2.5 घंटे हुए, धीरे धीरे ऐसे 12 घंटे भी हो जाएंगे और आप पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आइए आगे चलते हैं। पहला कंडीशन हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला नंबर, जब वस्तु
जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छे से किरण आरेख देखेंगे, अगर एक बार आप सीख गए किरण आरेख ना फिर मज़ा आ जाएगा। ये देखें, जब वस्तु अनंत पर हो, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। थोड़ा सा अच्छे से बना दें। ये है अवतल दर्पण। अब ये क्या है बच्चों? P है, ये क्या है? F है, ये क्या है? C है। अब बनाइएगा। अब वस्तु अनंत पे रखी है, यहाँ रखी है, तो क्या होगा सर? अब बच्चों क्या होगा? होगा कुछ नहीं। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी, ये किरण मान लीजिए यहाँ से जा रही है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये किरण समझिए यहाँ से जा रही है, इसका नाम दे देते हैं, ये तो O डैश है, ये नाम दे देते हैं A। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, याद करिए क्या बताए थे अभी तीनों नियम आपने सर बताया था कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाती है। तो अब भी तो यही बता रहे हैं, इसका मतलब ये किरण इसके समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाएगी। अब दूसरा क्या बताए थे? जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अरे वही तो है, अभी दूसरा नहीं है, तो फिर क्या होगा? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाएगी। ये देखिए लौट गई ना। ये नियम पहला हो गया। जहां दोनों कट करेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहां तो कोई प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा है, बन रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। सर क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत छोटा सा बन रहा है। तो इतना छोटा क्यों बन रहा है? अरे वस्तु भी तो बहुत दूर रखी है, वस्तु तो अनंत पर रखी है। अनंत मतलब बहुत दूर है, और जब वस्तु बहुत दूर रखी है तो प्रतिबिंब भी बहुत दूर बनेगा। बहुत दूर मतलब इतना छोटा सा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, हमको विजिबल ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, पता नहीं कितना छोटा बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बनेगा। अब लेकिन और इसकी प्रकृति बताइए, और प्रकृति ये वास्तविक बनेगा। सर इसमें वास्तविक क्या होता है, कैसे जाने वास्तविक है? बच्चों अवतल दर्पण में हमने बताया था ना कि जो चीज़ें हमको दिख रही होती हैं, मतलब अवतल दर्पण में सारी चीज़ें वास्तविक होती हैं। लेकिन अभी तो आपने बताया कि सर आभासी होता है। हाँ, लेकिन वो तो अवतल दर्पण के पीछे बन रहा था ना, तो जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा, और जब इसके बाएं साइड में बनेगा, जब ये ध्रुव के आगे बनेगा तो सब वास्तविक होगा। और उल्टा होगा कि बड़ा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा? उल्टा होगा। भले ही उल्टा क्यों होगा? क्योंकि ये इसके सामने बन रही है, इसका मतलब वास्तविक है, और जब वास्तविक होती है तो उल्टा भी होता है, और जब आभासी होता है तो सीधा होता है। और छोटा बड़ा तो डिपेंड करता है उसकी साइज पे। भाई जब वस्तु बहुत दूर है तो प्रतिबिंब उसका बहुत दूर होगा, तो प्रतिबिंब जब वस्तु भले बड़ी हो लेकिन हमें दिख तो नहीं रही है ना कितना दूर अनंत है, तो फोकस पे छोटा सा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? आता रहेगा सब कुछ, अच्छे से आप पढ़ते चलिए सब कुछ आ जाएगा। तो कैसे सर इसको लिखेंगे कैसे, एक बार बता दीजिए, बोलिए मेरे साथ, सुनिए मेरे साथ, देखिए मेरे साथ, आइए सुनाते हैं कैसे लिखा जाता है। रटना नहीं है, अब सब चीज़ें आप सुनते चलिए, वीडियो को रोकना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है, फिर मेरा मिलाना है क्या आपने सही लिखा है। चीज़ें ऐसे तैयार हो जाएंगी, आपको रटना लिखना जब कुछ भी नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी सब याद हो जाएगा। साइंस मतलब हम लोग एकदम चुटकियों में सब खत्म। देखिए मुख्य अक्ष के बोलेंगे जब वस्तु ओ डैश, नाम भी देंगे, जब नाम भी देंगे, ये क्या है बी है, नाम भी देंगे बच्चों, नाम बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम नहीं होगा तो हम क्या बुलाएंगे, मेरा नाम नहीं होगा आप क्या बुलाएंगे? सर तो बहुत हैं लेकिन सर आप जैसे नहीं हैं, ठीक है। अब चलिए तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु ओ डैश, अब अलग से नाम ओ डैश नहीं, जब वस्तु बोलेंगे तो वहीं ब्रैकेट में ओ डैश लिख लेंगे। जब वस्तु ओ डैश मुख्य अक्ष पर रखी हो, मुख्य अक्ष पर रखी हो, या जब वस्तु अनंत पर रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। फिर से नहीं आया, फिर से, जब वस्तु ओ डैश अनंत पर रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है, तथा दूसरी किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः फोकस से होकर निकल जाती है। ये दोनों किरण
ये दोनों किरण आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं, किस बिंदु पर? ये बिंदु पर काटती हैं। ये दोनों किरण आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उसका प्रतिबिंब वही बनता है। अब प्रतिबिंब का नाम आप, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ओ डैश मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इमेज मतलब प्रतिबिंब, तो आई डैश देंगे। लेकिन अभी तो बड़ा छोटा सा है, अभी तो इसका क्या नाम दें? तो ये यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। आया कुछ मजा आ रहा है ना? कुछ सीख रहे हैं ना? बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आपको जरूर समझ में आ रही। बच्चों हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी, जितना हो जाएगा उतना पढ़ेंगे। फिजिक्स हो पाएगा ना फिजिक्स ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री हो पाएगा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं कि हमें पूरा करना जल्दी है, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे हम अपने ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं। हम देखिए ये चाहते, मेरा टारगेट बताएं क्या है? बच्चे क्या करते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है, बच्चे भी ऐसे होते हैं, सर सिलेबस कब ख़त्म होगा? सबसे पहली समस्या है, अरे सिलेबस गया भाड़ में, क्या मतलब है सिलेबस? सर आपको कितना आ रहा है ये तो माने, सर वहाँ बहुत बच्चे हैं, वहाँ बहुत बच्चे जाते हैं, वो सब बहुत टॉपर हैं, वहाँ हम भी जाते हैं। अरे उनके टॉपर होने से आपको क्या मिलेगा? जिस दिन रिजल्ट आएगा क्या खुशियाँ जो उनको मिलेगी आपको मिल जाएगा? जब तक आप खाना नहीं खाओगे, खाएंगे, आपका काम हो जाएगा? नहीं होने वाला। खुद का इम्प्रूवमेंट करिए, खुद को देखिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ जाइए। ये नहीं आप किसी से पढ़िए, कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ आपको सेटिस्फाई जब तक नहीं है तब तक आप ना पढ़िए। तो आपको 100 के पीछे नहीं भागना है, नहीं, हम 70% पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कोई पूछ लेगा दोबारा कभी रुकेगा नहीं, उसको पूछना पड़ेगा आप किससे पढ़ते हो, इतना अच्छा आप कैसे पढ़े। ये मेरा टारगेट रहता है। हम 70% पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे कि जो पूछना हो पूछ लो। ये नहीं 100% पढ़ लें, 30% भी नहीं आता है। यही बच्चों के साथ होता है। आप सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं। कभी ये तो देखिए हमें आता कितना है। जब तक आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पा सकते। एग्जाम तो कोई बात नहीं हो, तो अपने आप ही निकल जाता है। एग्जाम तो एक कला है बच्चों, परीक्षा देना एक कला है, ठीक है, एग्जाम ऑफ आर्ट। चलें आगे, समझ में आ गया? तो इसको फिर से एक बार लिखिएगा, एक बार हम बोलते हैं, आप लिख लीजिए पूरा, एक बार फिर समझा देते हैं। जब वस्तु ओ डैश अनंत पे रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश फोकस पे बनता है। बात करेंगे प्रकृति की। सर प्रकृति कैसा होगा? बच्चों प्रकृति होगा वास्तविक, और कैसा? उल्टा, तथा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। इसका मतलब इसको और बोलते हैं बिंदु आकार, बहुत छोटा, बहुत एकदम इतना सा बहुत छोटा ये बनेगा, दिखेगा नहीं, बहुत दूर वस्तु है ना, प्रतिबिंब बहुत दूर होगा। ये बिंदु आकार का। प्रकृति जरूर लिखना है, प्रकृति जरूर लिखना है, बाकी चीज़ें तो आप लिख लेंगे। समांतर गई, परावर्तन पश्चात लौट गई, फिर ये गई, परावर्तन पश्चात लौट गई, दोनों जहाँ काटे वहीं इसका प्रतिबिंब बना। प्रकृति जरूर लिखना है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। क्लियर हो गया कंडीशन दूसरा। चलिए शुरू करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में होगा। लिख लिया ना, नोट करिए। चलिए आगे। जब वस्तु, दूसरा नंबर भी 5 पढ़ना है, ये हम लोगों का तब खत्म होगा। नंबर 2 क्या बोला है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। लिखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। चलिए हेडिंग डालिएगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। इसका हेडिंग डालिएगा, फिर हम लोग तब तक स्याही डाल लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा मार्कर में इंक नहीं है, 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ये चलिए ठीक है। आइए दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो। कैसे आगे चलें? चलिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा। दूसरा कंडीशन देखिएगा,
क्या हो गया ध्रुव, यहाँ क्या बना, यहाँ तो कोई काम नहीं, ध्रुव। ये क्या हो गया यफ, ये क्या हो गया सी, यहाँ क्या है अनंत। अब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु आपका ये अनंत हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सही है। वस्तु का नाम दे दें ओ डैश। अभी आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, सच में बता रहे हैं। एक दो और देख लीजिए, आप खुद ही अपने आप आपको याद हो जाएगा, फिर लिखना नहीं पड़ेगा। अभी आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के देख लीजिए बस। अब क्या होगा, फिर से वही चीज होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, किरण का नाम देंगे ओ डैश ए। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये ऐसे गई, तथा परावर्तन के पश्चात क्या होगा, पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाते। आप बनाएंगे अच्छा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं है। दूसरी किरण क्या हो जाएगा, ये देखेगा, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यही तो बताए हैं, मतलब दो किरण हमेशा जाएगी, दो ही किरण से चित्र बनेगा। आप इसको नोट करके लिखिएगा, किरण आरेख को खींचने के लिए हमेशा दो किरणों की जरूरत पड़ती है, तीन की नहीं। लेकिन सर तीन क्यों पढ़े हैं, तीन पढ़े हैं जब जरूरत पड़ेगी, पता रहे, मतलब तीन से ही मिलकर बनेगा, लेकिन एक बार में सिर्फ दो ही किरण का यूज होगा, लेकिन दो से कम नहीं होगा, क्योंकि तब इमेज ही नहीं बन पाएगा। एक हाथ से ताली बज सकती है, नहीं, जब तक दो बजाएंगे बजेगा। चलिए बजाना नहीं है तो फिर लिखेंगे। अब देखिए ये जहाँ काटते हैं वहीं सर आपका प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल, ये काटा यहाँ प्रतिबिंब बना। तो दूसरा कंडीशन यही तो पढ़े थे, पहला पढ़े थे कि फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। बोले अब सुनिएगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। फिर से, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। लेकिन बच्चों प्रकृति भी तो जान लीजिए। अब सर आप बताएं, अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनेगी, इतना तो पता हो गया है, बिल्कुल। लेकिन सर उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा तो दिख रहा है, लेकिन अब प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वस्तु तो इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब तो इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। और कर सकते हैं बहुत छोटा, उसकी अपेक्षा बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा, ठीक है ना। वास्तविक उल्टा छोटा भी लिख सकते हैं, ये आपका प्रकृत हो जाएगा। प्रकृत जरूर ध्यान रखना है। वास्तविक क्यों, क्योंकि इसके सामने बन रहा है, अवतल दर्पण है तो हमें तो रियल में दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है सब। वास्तविक उल्टा क्यों, क्योंकि ये ऊपर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। और छोटा क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा है, ये हमारा पास में, इसलिए हमारा छोटा बन रहा है। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखी हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस में बीच में बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। आ रहा है समझ में ना। दो बच्चों क्लियर हो गए। चलते हैं तीसरा पे, तीसरा चलेंगे मेरे साथ। ये बस थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं। चलें, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, तो फिर क्या होगा इसका कंडीशन, तीसरा हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु, तीन और बचे हैं बस इसके बाद, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो या हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु केंद्र पर हो जाएगा, ये देखिए बनाइएगा किरण आरेख, ये है किरण आरेख। जब बनाएंगे तो ये देखेगा ऐसे, ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब कहाँ रखी है, वस्तु आपकी वक्रता केंद्र पर रखी है, ये ऐसे। वस्तु का नाम दे दीजिए O डैश,
फिर से वही चीज़ें। अब सर तो आसान अब तो आने लगा होगा ना बहुत अच्छे से। अभी तक तो समस्या जो आती थी सब खत्म हो जानी चाहिए, अब किरण आरेख अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो ओ डैश, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, यहाँ से जो भी किरण जाती है आपने बताया कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण फोकस से होकर जाएगी और यहाँ से जाने के बाद ये टकरा जाएगी, लेकिन ये जहाँ काटेंगे यहीं काटेंगे, ये ऐसे। 1 मिनट, ये है। अब बच्चों ये यहीं काटेगा, ये यहाँ थोड़ा सा आगे बन रहा है। 1 मिनट फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे, कोई बात नहीं, बस ये जहाँ बनाना है वहीं बन जाए बस। ये ऐसे फोकस, ये आपका ये होगा, ये देखिए सही है, ये देखिएगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आप जब पटरी से बनाएंगे बच्चे ना बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ क्या है बोर्ड पर नहीं बन पा रहे, लेकिन आप जब बनाएंगे बहुत अच्छे से बनेगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। तो अब इसको समझिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी, वक्रता केंद्र पर रखी हो। देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ वाला आ गया ना दूसरा नियम, जो हम लोग 3 नियम पढ़े थे, ये दूसरा नियम लग रहा है। जब वस्तु क्या होगा, जब दूसरी किरण जब फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब दोनों जहाँ काटते हैं, दोनों किरणें बच्चों जहाँ पे काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ काट रही हैं, ये यहाँ काट रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यह है वक्रता केंद्र, दिख रहा है ना। आगे बताएं तो देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, फिर से सुनिएगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। मुख्य अक्ष के समांतर, लिखिए मेरे साथ, जब वस्तु वक्रता केंद्र ओ, जब वस्तु ओ डैश वक्रता केंद्र पर रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ काटती मिलती हैं, वक्रता केंद्र पर मिलती हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब प्रकृति समझेंगे, सर प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी वास्तविक, ये तो पता है सर, और उल्टा भी दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ तो वस्तु के बराबर होना चाहिए, जितना दूर पर ये बनेगा उतना दूरी पर ये भी बनेगा। सर ऐसा क्यों बनेगा, ऐसा बच्चों इसलिए बनेगा क्योंकि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही है। यही एक ऐसा कंडीशन है, जब वस्तु न छोटा बनता है न बड़ा बनता है, कैसा बनता है, बराबर बनता है। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, तथा वस्तु के बराबर, यह है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है ना, बराबर। अब देखिए यही एक कंडीशन है, जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना दूरी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि केंद्र मतलब बीचों बीच, वहां से सारी दूरियां बराबर हो जाएंगी, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब बराबर। आ रहा है ना, ठीक है। तो अब ये समझ गए ना, ये हम लोगों की कंडीशन नंबर 3 हो गई कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस स्थान पर काटती हैं उस स्थान को हम आई डैश बोलते हैं, और इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। सही है, आगे चलें। चौथा नंबर 4 देखते हैं। चलिए चौथा नंबर, अब वस्तु कहाँ जाएगी, अब वस्तु आगे जाएगी, अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में आएगी। अब चौथा नंबर, जब हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। अगला नंबर देखेंगे, जब वस्तु, चलिए जब वस्तु, अगला नंबर कौन सा नंबर है, 4 नंबर है ना, हाँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, फोकस के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो बच्चों, ये आपको अगला हेडिंग डालना है। आइए देखते हैं।
अब देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र, फिर से वही बनाएंगे अवतल दर्पण, ये अब क्या हो जाएगा, अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा कहाँ रखी हो, फोकस के बीच। अब ये बच्चों P है, ये क्या है सर, F है, ये F है, ये क्या है, C है। अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, मतलब यहाँ रखी जाएगी। सही है। तो अब जब यहाँ से रखी जाएगी तो आपका प्रतिबिंब कहाँ से चलेगा, अब देखिएगा ये कहाँ से चलेगा, अब आपका मुख्य अक्ष के समांतर, फिर से वही ओड, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण फिर से आपका फोकस से ही होकर जाएगी, ये ऐसे, और जाने के बाद जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ दिख रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, जब दिखाएंगे तब तो दिखेगा। देखिए, ये देखिए वस्तु छोटी होती जा रही है, प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, प्रतिबिंब बच्चों अब दूर हो रहा है, वस्तु पास आ रही है। किसके, किसके, ध्रुव के, ध्रुव के मतलब दर्पण के। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के दूर जाएगा। जब वस्तु दर्पण के पास आएगी तो वस्तु का आकार छोटा होता जाएगा। जब प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से दूर जाएगा तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा। क्यों, कब तक, वक्रता केंद्र तक वस्तु बराबर होता है। वक्रता केंद्र से पहले तो वस्तु छोटा था, लेकिन जब वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब बराबर हुआ। लेकिन अब जब वक्रता मतलब ये वक्रता केंद्र से जब आगे प्रतिबिंब जाएगा तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता जाएगा। और वस्तु यहाँ तक तो क्या था, वस्तु यहाँ तक तो बड़ी थी, यहाँ तक तो बराबर थी। अब जैसे जैसे इसके पास आएगी वस्तु का साइज छोटा होता जाएगा। जब वस्तु छोटी होगी तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, जब प्रतिबिंब छोटा होगा तो वस्तु बड़ा होगा। चलिए, क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या बोलेंगे, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये गया, अब ये क्या हुआ, ये फोकस से जा रहा है, तो जाने के बाद ये इससे हो जाएगा। यही तो पढ़े हैं, पहला नहीं दो तीनों नियम पढ़े थे ना, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो फोकस से होकर आती है, जब फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जब वक्रता केंद्र से होकर आती है तो आप टकराने के बाद फिर से लौट जाती है, खत्म। देखिए अब बोलेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। किरण बनाइए, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी बस वहीं प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ काट रही हैं, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काट रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब इनका यही बनेगा। लेकिन सर प्रकृति तो बताइए बच्चों, प्रकृति तो आपको भी अब पता हो गया होगा, वास्तविक तो 100% है, उल्टा भी तो क्लियर है, लेकिन अब बड़ा तो है। ये देखिए छोटा ना है, न तो बराबर में है, अब क्या है, तथा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं ना, वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा। ये ऐसे देखिए, इतना 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 हो गया ना, बड़ा हो गया। एक बार लिखाएं, एक बार बोल रहे हैं, आप लिखिए जल्दी से, मेरे साथ लिखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा, दूसरी किरण क्या होगा, फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण, आप किरण का नाम भी दे सकते हैं, O'(A', O'(B). दूसरी किरण O'(B) मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, वहीं इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। आप लिख सकते हैं वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा बच्चों, वक्रता केंद्र के बीच में। समझ में आ रहा है ना, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ये इसकी कंडीशन हो गया। सही यहाँ तक। आइए आगे चलते हैं हम लोग अब।
आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोगों का अगला कंडीशन, ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 5, अब प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पहुंचेगा, फोकस पे पहुंचेगा। फिर एक और बचता है, अवतल का निपट गया है, अवतल गए। चलिए 2 अभी और हैं, 4 हो गए, 2 और हैं, 6 बताना है इसमें, और 6 में एक जरूर आएगा। इसको आप एकदम अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, चित्र को बार बार बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होने वाली है। अगला नंबर, जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो। अगला नंबर 5वां नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो क्या होगा, समझिएगा। जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, ये देखिए, आइए बनाते हैं। जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, फोकस मतलब यहाँ है, अब यहाँ वस्तु रखी है, ये है फोकस। अब जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, ये इसको बना लीजिएगा, तो फिर क्या होगा, फिर से वही वस्तु मतलब ओड है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। जब इसके कोई किरण इसके अब तो याद हो गया होगा यार, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इसके समांतर जाती है, अब तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो सब एकदम रट जस गया होगा। जब इसके समांतर जाएगी तो कहाँ से निकल के जाती है, फोकस पे। दूसरी किरण अब कहीं से तो रास्ता नहीं दिख रहा है सर जाने के लिए, अब ये किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी बच्चों। ये किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये देखिएगा, ये यहाँ से जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये हो गया। तो फिर कहाँ से टकराएगा, अब नहीं टकराने वाला, अब ये अनंत पर टकराएगा लेकिन इनफाइनाइट। अब इसको आप डॉट 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 दिखा सकते हैं। अब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे। यही तो बताया था शुरू में, क्या कराए थे शुरू में, जब वस्तु कहाँ रखी थी, जब वस्तु हमारा अनंत पे रखी थी, प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था। अब पलट गया है, अब पलट गए, क्या हुआ, जब हमारा वस्तु फोकस पे रख गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। सर अनंत पे दिखेगा नहीं, कहाँ दिखता था, जब वस्तु भी रखी थी तो यहाँ कहाँ दिखता था, बहुत छोटा सा, हम भी मान लेंगे बहुत छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये इसका मतलब प्रतिबिंब अब छोटा नहीं, अब बड़ा बनेगा, उल्टा गलत नहीं करना है। तो फिर से देखिए बोलेंगे, मुख्य अक्ष जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, इसका वो बना देंगे, साइन बना देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर, जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, अनंत पे बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा। कैसा बनता है, इसकी प्रकृति लिख लेंगे, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। अब बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बहुत दूर बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, यहाँ वस्तु लिख लेंगे, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आया, सबको आ रहा है ना। देखिएगा एक बार फिर से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। सही है, यहाँ तक नोट करिए। अब हम लोगों को बच्चों एक कंडीशन और बचता है, इसके बाद ये हम लोगों का अवतल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे उत्तल में। हो गया, चलिए एक कंडीशन और बचा है, इसके बाद हम लोगों का अवतल निपट जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे उत्तल में। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उत्तल दर्पण के भी बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग चलेंगे सीधे, हम लोग चलेंगे, फिर इसके बाद किरण आरेख, फिर इसके बाद चिन्ह परिपाटी के बाद फिर हम लोग सीधे रेखीय आवर्धन पढ़ने के बाद फिर अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोगों ने परावर्तन पर विजय हासिल प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। तो इस 12 घंटे की महामैराथन में
आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमें पता आप लोग बहुत अच्छे देख रहे हैं। जो बच्चा अगर इस पूरी क्लास को ईमानदारी से देख लिया, एक दिन में ना देखिए आप, 3 दिन 4 दिन में आप देखिए, लेकिन जो देख लिया 1 बार 2 बार 3 बार, समझ लीजिए साइंस में आपको पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप बार बार उसको रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, बार बार उसको पढ़िए, आप देखिएगा आपको कितना अच्छा नंबर आने वाला है। 100% बहुत अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। अगला नंबर, जब वस्तु कहाँ रखी होगी? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में। अगला लास्ट अच्छा नंबर, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो। आइए इसका फिगर बनाते हैं। ये है, ये देखिएगा, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। अब जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में यहाँ रखी होगी, दिख रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जाएगी, जाने के बाद फोकस से निकल जाएगी। दूसरी किरण ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे होते हुए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सीधा बनाना है, ये ऐसे आप बनाएंगे ना तो सीधा ही बनेगा। ये आप बनाएंगे सीधा ही बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा, सीधा बनेगा एकदम अच्छे से, ये देखिएगा। सही है। ये देखिए, जब आपकी वस्तु कहाँ रखी है बच्चों? आपकी वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच में, ये देखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस इस माध्यम में लौट जाती है। लेकिन अब अनंत के आगे तो सर कुछ बचा ही नहीं, आप ही तो बताया था अनंत के बाद कुछ नहीं होता, तब भी तो बता रहे हैं कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ बनेगा? अब इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ाएंगे, ये इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इनको भी ऐसे बढ़ाएंगे, ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये भी कैसा आभासी बनेगा, थोड़ा थोड़ा इसको रफ कर देंगे, ये ऐसे डॉट 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 डॉट, ये ऐसे। सही है, समझ में आया कुछ ना? तो अब देखिएगा, ये लास्ट कंडीशन है बच्चों, ये इसके बाद दर्पण अवतल दर्पण खत्म हो जाएगा। सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, यही तो है। तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी, वस्तु का नाम है ओ डैश और प्रतिबिंब का नाम है आई डैश। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, अब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आभासी, उल्टा नहीं, क्या सीधा, छोटा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और क्या दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ये दर्पण से दूसरी ओर बनेगा। तो ये देखिए, फिर से एक बार सुनेंगे, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखी हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन दोनों किरणों के पीछे बढ़ाएंगे तो आगे तो कुछ है नहीं, अनंत के बाद सब खत्म हो जाता है। तो अब ये पीछे बनेगा, और कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा, और आभासी, सीधा तथा वस्तु से। आभासी क्यों होगा? क्योंकि इसके पीछे है, तो जो भी दर्पण के पीछे बनेगा आभासी होता है। और उल्टा क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा पीछे बन रहा है, तो वहां हमारा सीधा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। देख रहे हैं, वस्तु इतनी छोटी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा बन रहा है। क्लियर हो गया ना? ये इतनी कंडीशन आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? ये आप कंडीशन नोट करेंगे। फिर हम लोग अब आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें बच्चों 2 ही कंडीशन है, फिर इसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी शुरू करेंगे, ठीक है ना? फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे? चिन्ह परिपाटी शुरू करेंगे। चलिए फिर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर शुरू करते हैं।